इक्वेशंस बनाना एंड रूट्स फाइंड आउट करना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लॉजिक इन केस किसी को नहीं आता तो हम थोड़ी देर बाद उसको सीख लेंगे। ठीक है, हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। आंसर नंबर वन के अंदर है 5। आउट ऑफ 5 कौन सा करूं बताओ? आउट ऑफ 5 कौन सा वाला करा जाए? फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारे पास 3 मेथड्स हैं: middle term splitting, completing the square and quadratic formula. middle term splitting is very common and 9th में भी हमने सीखा था। स्टिल मैं रिवाइज करवाने के लिए आपको एक दो क्लासेस के बाद जब हमारे टॉपिक एंड हो रहा होगा लास्ट में करवा दूंगा, जिससे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी समझ में आ जाए, अगर आपको थोड़ा बहुत रिवाइज नहीं है तो। वैसे तो हमने लीनियर इक्वेशंस में भी थोड़ा सा देखा था, मोर ओवर सॉरी पॉलिनॉमियल्स में देखा था। एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अच्छे से कर चुके। सो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 3 सेज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस ऐसा करते हैं कि आज की क्लास में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करवा रहा हूँ एंड देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी डिस्कस करते हुए सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो जल्दी से पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए मेरे को ये बताओ ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी? फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² माइनस 4ac। यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू आने के बाद हम बोलेंगे कि d और 0 के बीच में क्या रिलेशन है, जिसकी वजह से नेचर ऑफ फ्रूट्स का पता चलेगा हमको। और दूसरा फिर हम निकालेंगे x की वैल्यूज। x आएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2। √2 7 5 √2, ठीक है बिल्कुल। √2 7 5 √2। डी की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। नो, b² का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी √2 इंटू 5 √2। सॉल्व करोगे 49 माइनस √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40। 49 माइनस 40 इज 9। तो डी की वैल्यू 0 से आई हमारे पास
49 माइनस 5√2 उत्कर्ष। सत्यम आंसर्स आपको भी देने हैं। एंड 5√2 उत्कर्ष 5√2 नहीं सिर्फ 5 into 2। √2 into √2 इज इक्वल्स टू 2। √2 into √2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। सो डी की वैल्यू हमको मिली 0 से बड़ी। 0 से बड़ी होने का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, अब निकालते हैं x की वैल्यू। माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू ए क्या है √2। कितना मिलेगा -7 प्लस 9 अपॉन 2√2 और -7 माइनस 9 अपॉन 2√2। -7 प्लस 9 का मतलब 2। 2 अपॉन 2√2 मतलब कि 2 अपॉन 2√2 मतलब कि 1 अपॉन √2 और -7 माइनस 9 -16 अपॉन 2√2 कितना बन गया -8 अपॉन √2। क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं या माइनस वाली इग्नोर करेंगे? क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं या माइनस वाली को इग्नोर करेंगे? यस का क्या मतलब है? दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं या नहीं? सत्यम आई गेस आपने बोला है कि दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। उत्कर्ष राधिका अभिषेक बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, बोथ आर पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी थी एंड x की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल होता प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता स्टेटमेंट वाला तो सोचते x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है या नहीं। फिलहाल के लिए तो दोनों की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। अब सेम क्वेश्चन को करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम पहले तो फाइंड आउट करते हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। इन तीन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद हम करते हैं a इंटू सी। a इंटू सी करके हमको जो भी वैल्यू मिलती है यहाँ पर इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स। सच दैट दोनों को ऐड करके हमें यहाँ पर जो मिलता है दैट इज b। एंड इसको हम एज्यूम करते हैं कि लार्जर वाला नंबर होगा और ये वाला स्मॉल वाला नंबर होगा। यहाँ तक ठीक है। ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एंड दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा। ये वाला पार्ट हमको मिला ऐड करके और ये वाला पार्ट हमको मिला मल्टीप्लाई करके।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब एक बनाते हैं टेबल। केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अच्छा देख ही नहीं रहा। 4 टाइप के केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स हों, हो सकता है दोनों नेगेटिव फैक्टर्स हों, हो सकता है पहला प्लस दूसरा माइनस, हो सकता है पहला माइनस दूसरा प्लस। और यहाँ पर हम ये जो केसेस हैं ये हम इन दोनों के ले रहे हैं केसेस। ठीक है, जो ये वाले नंबर्स हैं ये लार्जर वाले हैं, मतलब जो पहले लिख रहे हैं, और ये जो दूसरे पे लिखे हैं ये हैं स्मॉल वाले। ना पहला, साइन ऑन मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, साइन ऑन ऐड करके क्या मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमको देखना है a इंटू सी का साइन, और यहाँ पर हमको देखना है b का साइन। ठीक है, और एक्चुअली में दोनों फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये वाला कॉलम किसी काम का नहीं है, ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके हमको मिलेगा प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके मिलेगा प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, एंड माइनस प्लस भी मल्टीप्लाई होके माइनस। सब फ्रीज हो रहा है, एक बार उत्कर्ष रिफ्रेश करके देख लो। प्लस करने पर जो बी का सिंबल है, तो बड़े वाला का जो सिंबल होता है वो आता है हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस। एक्चुअल में ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, दोनों प्लस के हैं तो हो रहे होंगे ऐड, दोनों माइनस के हैं हो रहे होंगे ऐड। साइन माइनस का आएगा बट ऐड हो रहे होंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट। ये टेबल सबको समझ में आई? √9 विल बी 3, मैंने पीछे क्या लिखा था, 9 लिख दिया क्या? अच्छा मैं ठीक कर देता हूँ, अभी पहले ये बताओ टेबल समझ में आई सबको? ठीक, पीछे मैंने गलती से 9 ही लिख दिया, √9 बनेगा हमारे पास 3, √9 बनेगा 3। तो -7 प्लस 3 इज -4, एंड ये बनेगा -2/√2, एंड यहाँ -7 -3 इज -10, मतलब कि -5। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस होगा। अब देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आंसर सेम आएगा डिफरेंट आएगा? अरे -√2 क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है सत्यम, ठीक है -√2 भी ठीक है, रैशनलाइज करके आंसर -√2 मिलेगा। रैशनलाइज करने के बाद अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो -√2 मिलेगा, वैसे आपको रैशनलाइज करना है।
एंड यहाँ पर -5/2 ये मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल आंसर्स तो वैसे ये हैं, आप ये भी लिख सकते हैं ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हमें आंसर सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? सेम मिलेगा, ठीक है। ए बी सी तो पिछले क्वेश्चन में भी आपने बता ही दिया था, अब बताओ ए इंटू सी करके क्या मिलेगा? ए इंटू सी का मतलब हुआ √2 इंटू 5√2 बिकम्स 10। 10 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट दोनों को ऐड करके हमें मिले बी, मतलब कि 7। अब ये सोचो, मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव है, ऐड करके भी पॉजिटिव है, कौन सा केस बना दोनों में से? मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव एंड ऐड करके भी पॉजिटिव। ए इंटू सी भी पॉजिटिव एंड बी भी पॉजिटिव, मतलब दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव के होंगे। फर्स्ट केस मतलब ये वाला फैक्टर जो है ये भी पॉजिटिव का, और ये वाला जो फैक्टर है ये भी पॉजिटिव का, और दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं। मतलब कि एक्चुअल में दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करके 10 मिल जाए और ऐड करके 7 मिल जाए। बताओ ऐसे कौन से दो फैक्टर्स? 5 एंड 2, वेरी गुड। बड़े वाला पहले, छोटे वाला बाद में। देयरफॉर √2x² और जो बीच का 7x है, 7x को हम लिख देंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों की पेयरिंग बनाएंगे एंड इन दोनों की पेयरिंग बनाएंगे। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लेंगे कॉमन, यहाँ से कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा हम x निकाल सकते हैं, बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? √2, तो यहाँ से √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना दीज टू ब्रैकेट्स आर ऑलवेज सेम। सेम नहीं बना मतलब या तो आपने फैक्टराइज गलत करा है, मतलब कि आपने ये दो फैक्टर्स गलत निकाले हैं, या फिर आपने कॉमन गलत किया है, बट दीज टू शुड बी सेम ना। इनको कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस √2 is equals to 0. Now √2x plus 5 is equals to 0 और x plus √2 is equals to 0। इंडिविजुअली एक एक बार ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ना पहले 5 माइनस में जाएगा एंड √2 नीचे जाएगा, यहाँ पर √2 उधर माइनस में चला जाएगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? -5/√2 और x इज इक्वल्स टू -√2। पीछे आंसर देखो, पीछे भी एग्जैक्टली सेम है, -5/√2 एंड √2। दोनों मेथड्स क्लियर? मिलर टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आता ही था, ये थोड़ा सा जस्ट मैंने रिवाइज करवा दिया। देखो क्लियर सारा कुछ? जल्दी जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं, दोबारा से एक्सप्लेन करना करेंगे नहीं तो। ओके, राधिका को क्लियर, बाकी स्टूडेंट्स? उत्कर्ष, अभिषेक, सत्यम, ठीक है। अभिषेक सिर्फ खाली बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर,
अगर आप कुछ रिप्लाई नहीं करोगे तो। क्या चीज़ समझ नहीं आई बताओ। अभिषेक बताया तो मैं पिछले आधे घंटे से बहुत कुछ बता रहा हूँ, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई ये बताओ ना। आप आधे घंटे में एक भी रिप्लाई ना करके अगर बोलो कि बस एक्सप्लेन दोबारा से कर दो, तो ऐसे थोड़ी कुछ बात होती है। क्या चीज़ समझ नहीं आई। टेबल के नीचे हमने करा क्वेश्चन, यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ तो आप लोगों को निकालनी आती है। हमने सबसे पहला स्टेप लगाया ए इंटू सी, वहाँ से मिला 10। 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट उनको ऐड करके मिल जाए 7। तो टेबल से देखा कि मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव, ऐड करके भी पॉजिटिव, दैट मीन्स दोनों फैक्टर्स हमको पॉजिटिव चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढे जहाँ से हमको मल्टीप्लाई करके 10 मिल गया और ऐड करके 7 मिल गया। तो जो बीच में 7x लिखा था उसको हमने 5 + 2 कर दिया। नाउ फर्स्ट टू की पेयरिंग एक साथ, लास्ट टू की पेयरिंग एक साथ। फर्स्ट टू में से हमने कॉमन लिया, x आया, जो बचा वो लिखा, फिर प्लस एज इट इज। बाकी दो में से भी हमने कुछ कॉमन लिया, वो लिखा। ये दोनों ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज बी सेम। दीज टू ब्रैकेट्स जो हमने यहाँ कॉमन लिए हैं, दीज शुड मस्ट ऑलवेज बी सेम। उसके बाद इन दोनों को कॉमन ले लिया एंड जो बचेगा वो एक साथ x + √2 और बीच में मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद इंडिविजुअल पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल या फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ से x की वैल्यू निकाली एंड दीज आर द आंसर्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों से करवा दिया एंड रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों के लिए होमवर्क। उसके बाद नीचे 4 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 says find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Find two numbers, और ये दो नंबर्स किस तरीके से, जिस तरीके से sum is 27 and product is 182। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी हमारे पास। इक्वेशंस क्या बनने वाली हैं, टू नंबर्स लेट x एंड y। ये चलो मैंने आपके लिए ले लिया, आगे बताओ। मैंने x एंड x+1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि टू नंबर्स के बारे में बात हुई है, ना कॉन्जिक्यूटिव है, ना पॉजिटिव है, ना ऑड है। ऑड या इवन होता तो हम x+2 कर देते, कॉन्जिक्यूटिव होता x+1 कर देते, बट कोई दो नंबर्स हैं, पता नहीं साथ साथ में है या अलग अलग है। सत्यम x+27 - x is 27, इसका क्या मतलब हुआ। सिंपल से लिख सकते हैं x+y = 27 और यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं 27 - x पुट करने के लिए। y की वैल्यू निकाल सकते हैं
27 माइनस एक्स, और यहाँ से प्रोडक्ट इज 182, दैट मीन्स x इंटू वाई इज 182। यहाँ से लेके y की वैल्यू डाल देंगे तो कितना मिलेगा हमको, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। जल्दी से बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं, नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं, अब है। हम जिसकी पावर बड़ी है उसको पहले लिखते हैं, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर एंड लास्ट में कॉन्स्टेंट्स और इज इक्वल्स टू में 0। बट इस तरीके से लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड भेज देंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। सबके सिंबल चेंज कर दिए। हम कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी +1, ये भी लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ऊपर क्या था कोएफिशिएंट -1, तो हम कोशिश करते हैं कि +1 मिल जाए, ज़्यादा अच्छा है, सॉल्व करने में थोड़ी इजी रहता है। कर सकते हो इसके आगे सॉल्व, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स और वाई निकाल सकते हो इसके बाद। ठीक, आंसर नंबर 4। Find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। फाइंड करना है टू consecutive positive integers। तो सबसे पहले तो ये बताओ, टू consecutive positive integers क्या क्या लेट करा जाए, लेट consecutive है, पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं। एक को x ले लिया तो दूसरा क्या बना, x प्लस 2, सत्यम x प्लस 1। x प्लस 2 अगर इवन या ऑड होता, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब साथ साथ में लगने वाले, यहाँ पर इवन ऑड नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव। 2 का कॉन्जिक्यूटिव या तो 1 होगा या 3 होगा, मतलब 1 का डिफरेंस सिर्फ। अगर इवन ऑड होता, कॉन्जिक्यूटिव इवन, कॉन्जिक्यूटिव ऑड, मतलब कि x प्लस 2 आता। क्लियर। और अब बोला है कि सम ऑफ इनके स्क्वायर्स का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और इनका जो सम होगा दैट विल बी 365। इट इज पॉजिटिव। सत्यम 2 और 3 भी तो पॉजिटिव है, 2 और 3 भी पॉजिटिव है एंड कॉन्जिक्यूटिव भी है, इंटीजर्स भी हैं, और दोनों में 1 का गैप है। बट अगर मैं 2 और 4 के बारे में बात करूं तो 2 और 4 इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव हैं, बट कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव इवन है। 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड हैं, यहाँ पर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव के बारे में बात करें। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ए प्लस बी होल स्क्वायर इज 365। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0।
दो नंबर्स निकाल सकते हो? हमें x निकालना है और x+1 निकालना है। निकाल सकते हो? ओके, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? सिर्फ सत्यम के आंसर्स आ रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल के बारे में बात करी है, तो मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। पी क्यू आर और साइड्स का नाम दिया ए बी सी। ऑब्वियसली राइट एंगल के ऑपोजिट वाला इज हाइपोटेनस एंड बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी बोल सकते हैं। तो बोला है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7। तो ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं बेस और इसको ले लेते हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं। मैंने ए को ऑल्टीट्यूड ले लिया, बी को बेस ले लिया। नाउ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, हमें बोला है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। मैंने आपके लिए पूरी स्टेटमेंट लिख दी है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है एज इट इज इक्वेशन में कन्वर्ट करते रहेंगे। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर? ए, मतलब ए, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लेस देन। लेस देन का मतलब होता है माइनस। तो जब भी हम माइनस या प्लस करते हैं तो वो 7 माइनस होने की जगह -7 लिखते हैं, या मोर देन होता तो +7 लिख देते, कि मतलब जो भी चीज़ है उसमें से 7 कम कर दिया हमने। बेस 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 का मतलब है पी। ये बन गई पहली स्टेटमेंट। और क्या बोला है? इफ हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस सीधा सीधा 13 दे दी हमको। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें ए और बी निकालना है। तो हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है ए एंड बी। तो राइट ट्रायंगल है, ए और बी किस तरीके से फाइंड करा जाए? सी गिवन है, ए और बी बेस और परपेंडिकुलर है, किस तरीके से फाइंड करें? सिर्फ सत्यम आंसर दे रहा है, राधिका, अभिषेक, उत्कर्ष, मैं आप तीनों की एब्सेंट लगा दूंगा। सिर्फ खाली बैठने से कुछ काम नहीं चलेगा। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस। तो सी स्क्वायर की वैल्यू तो है 13, ए का मतलब b-7, b-7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर इज 169, ए b-7 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 14b इज प्लस बी स्क्वायर। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2b स्क्वायर माइनस 14b माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा प्रेफर करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला?
यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे, बी की वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वाली को इग्नोर कर देना, एंड जो बी की वैल्यू मिलेगी यहाँ डाल के ए निकाल लेंगे, जिससे ए और बी मिल जाए। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रेफर करते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? अगर नहीं पता तो भी बोल दो कि नहीं पता, बट एटलीस्ट रिप्लाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक। आंसर नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट एंड आने के चांसेस भी इम्पॉर्टेंट है तो बढ़ ही जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? Cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब कुछ सामान है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन हमने क्या ऑब्जर्व करा? दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि एक आर्टिकल, एक आइटम को बनाने के लिए आने वाली कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मीन्स कि एक आइटम को बनाने के लिए आने वाली कॉस्ट was 3 more than twice the number of articles produced। मतलब जितने हमने आर्टिकल्स बनाए उसका डबल करने पर अगर हम 3 ज़्यादा बढ़ा दें तो वो एक आर्टिकल की कॉस्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 90। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है दो चीज़ें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने पूरे क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। पहली स्टेटमेंट कि एक आर्टिकल को बनाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो 3 ज़्यादा है जितने आर्टिकल्स बने उसके ट्वाइस से। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ है, तो ढूंढो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए एंड एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। इज द क्वेश्चन क्लियर? जब तक आप क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक लंबा क्वेश्चन था, मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स अलग अलग कब हो रही हैं, निकालना क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कैटेगराइज करके अलग अलग लिखा है। जब तक आप एक क्वेश्चन को इस तरीके से अलग अलग नहीं कर पाओगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को डाउट है कि इसको ऐसे अलग अलग कैसे करा, तो पहली चीज़ कि ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी करते वक्त क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एंड समझ में नहीं आता तो दोबारा से पूछो कि ये दूसरी स्टेटमेंट्स या ये स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनी। बट
ये चीज़ अलग अलग अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, बट अगर आप ये ही नहीं बना पाते तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमको निकालना है उसको ले लिया x और इसको ले लिया y। बाकी क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, ये बताओ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x जो लिया इसकी यूनिट क्या बनेगी। जैसे वेट की यूनिट ग्राम्स किलोग्राम्स होती है ना, x की यूनिट क्या आएगी। अगर ये स्पीड होती तो किलोमीटर पर आवर आ जाता, मीटर पर मिनट आ जाता, बट अभी तो ये क्वांटिटी है, तो मेजरमेंट यूनिट क्या बनेगी। नहीं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल y लिया है, y की यूनिट क्या बनेगी, मेजरमेंट यूनिट। रुपीस, इसकी तो बनेगी रुपीस। और x क्वांटिटी है, क्वांटिटी में हमेशा से पैसे यूनिट्स लिख देते हैं हम, कि उसने 10 यूनिट्स बनाई, 20 यूनिट्स बनाई, 25 यूनिट्स बनाई, तो कुछ ऐसे क्वांटिटी के बारे में हम लिख नहीं सकते। ठीक है, जैसे मान लो आपने 10 रजिस्टर्स खरीदे, अब 10 यूनिट्स ऑफ रजिस्टर खरीदे ऐसे बोल सकते हो, कोई एज सच कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं होती उसकी, हम बस यूनिट लिख देते हैं उसके आगे। ठीक है, नाउ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, मतलब कि जितने आर्टिकल्स हमने बनाए इनटू एक आर्टिकल की कॉस्ट, हमने जितने आर्टिकल्स बनाए इनटू एक आर्टिकल की कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने 10 आर्टिकल्स बनाए, एक की कॉस्ट 9 रुपीज़, तो टोटल 10 × 9, टोटल कॉस्ट 90। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल कॉस्ट का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इनटू, टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो यहाँ से मिला 90 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे के बारे में बात करते हैं, ऊपर जो बोला हुआ था स्टेप बाय स्टेप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ पर मैं y के बारे में बात हो रही है या एक्स वाई के बारे में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब y या एक्स वाई, इसका मतलब क्या है y और एक्स वाई। सत्यम, दिस मीन्स y। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल की, और यहाँ पर था टोटल। जब टोटल के बारे में बात होगी दैट मीन्स एक्स वाई, बट जब एक के बारे में बात होगी दैट मीन्स वाई। यहाँ पर ईच है ना, क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल की, वॉज का मतलब इज इक्वल्स टू, 3 मोर देन का मतलब +3, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस मतलब x। देखो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है मतलब y, वॉज इज इक्वल्स टू 3 मोर देन मतलब +3, ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ट्वाइस द आर्टिकल मतलब 2 इंटू आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज x, y इज इक्वल्स टू 2x + 3।
ये बना है इस वाले पॉइंट। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 90 इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज, वाई की जगह 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स। यहाँ पर भी नेगेटिव को इग्नोर करेंगे या नहीं करेंगे? x की वैल्यू माइनस में आ सकती है, x या y की वैल्यू? x या y की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है। यस, x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। सत्यम, x और y हमने लिया क्या हुआ है? x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, y है रुपीज। x और y नेगेटिव में कैसे डाल सकते हो आप इस क्वेश्चन में? कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करें? नेगेटिव में बन सकता है? -5 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करें, या फिर एक आर्टिकल की कॉस्ट -5 रुपीज। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। दो वैल्यूज आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर नेगेटिव में आती है इग्नोर कर देंगे एंड वहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो आंसर बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 4.2, ऑल क्वेश्चंस एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों से करने हैं। दोनों मेथड से करने हैं एंड नेक्स्ट संडे का टेस्ट भी आपको बता देता हूँ अभी से ही। जो टेस्ट होगा हमारा 31 मई को, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही आने वाला है। पहले से ही बता दिया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। ओके, सो किसी को कुछ डाउट हो इस टॉपिक में तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय एंड कुछ और बात पूछनी है?